नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज की स्टोरी बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है उन किसानों के लिए जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती में पैदावार कम हो जाती है, उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलता, बीमारियों का कंट्रोल नहीं होता या और समस्याएं आती हैं। इसी कारण ज़्यादा लोग अभी भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ नहीं आए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय बोहरा, ऑर्गेनिक खेती के एक्सपर्ट हैं, बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। इनके ही मार्गदर्शन में एक किसान ने ऑर्गेनिक खेती शुरू की और जिस खेत में हम खड़े हैं उस किसान ने ये साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, पहले साल ही पैदावार ली जा सकती है। सब कैसे किया जानेंगे डॉक्टर अजय बोहरा जी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑर्गेनिक खेती जो हमारे किसान साथी घबराते हैं कि पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी तब जाके हम ऑर्गेनिक खेती कर पाएंगे, और जब शुरुआत करते हैं तो यील्ड कम आएगी, उत्पादन कम आएगा, 3 साल तक उत्पादन बहुत कम रह जाएगा, उसके बाद भी उनका उत्पादन ठीक हो पाएगा, वो बैकफुट पे चले जाते हैं। हालांकि ये बातें सही हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है फार्मर की मेहनत के और लगन के ऊपर और जिन संसाधनों का उसने यूज़ कर रखा है। इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। हमारे अमरजीत भाई हैं जिनके फार्म पे हम खड़े हैं ईसरवाड़ में, भिवानी ज़िले में। अमरजीत भाई ने घर पे बायोगैस प्लांट लगा रखा था और उस बायोगैस प्लांट की स्लरी से अमरजीत भाई ने 4 एकड़ के फार्म को इतना अच्छे तरीके से तैयार किया है, और उसकी स्लरी को, वेस्ट डिकम्पोजर को, लस्सी को, गुड़ को, गिनी चुनी चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल होने वाली चीज़ें हैं, बाज़ार से कुछ भी नहीं लेके आना पड़ा, और उन चीज़ों की मदद से इतना अच्छा फार्म तैयार है। इसमें हरा भरा सारा का सारा जो है ना बाग है, इसके अंदर ही इन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रखी है, सब्जियां लगा रखी हैं। सब्जियों में पिछले 1 साल में लगभग 3.5 से 4 लाख का उत्पादन ले भी चुके हैं अभी तक, और सभी तरह की सब्जियों में बहुत अच्छे कामयाब हुए हैं। चाहे बेल वाली सब्जियां लगा लो, टमाटर लगा लो, भिंडी लगा लो, जो भी फसलें हम देख सकते हैं सारी अमरजीत जी ने इस फील्ड पे लगाई हैं। सारी तरह का कीट नियंत्रण अमरजीत ने आराम से किया है, सारी तरह के फंगिसाइड का प्रयोग किया है। कोई भी समस्या इनके फार्म पे नहीं है जिससे इनको परेशानी आई हो कि अजय जी हम फार्मिंग तो कर रहे हैं लेकिन इस चीज़ की परेशानी से हम इतने दुखी हैं कि भी करें या ना करें। तो अजय जी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अक्सर सवाल ये होता है कि जी शुरुआत में पैदावार घट जाती है और बीमारियों, अगर सब्जियों की खेती करें तो बीमारियां भी कंट्रोल नहीं होती। तो इस खेत में जैसा हमने देखा कि शुरू में ही अच्छी पैदावार इन्होंने सब्जियों की भी ली और इनके पौधे जो है 10 महीने के अमरूद के और किन्नू के हैं, मौसमी के, वो अच्छे चल रहे हैं। तो क्या फ़र्क है, किस तरह से होता है ये? इसका देखो मेन कारण ये है कि अमरजीत जी के पास बायोगैस प्लांट था घर पे। अमरजीत जी उसकी स्लरी को लेके आए खेत के अंदर, और जितनी डेली की स्लरी निकलती है वो सारी खेत में आ जाती है, और उस स्लरी में वेस्ट डिकम्पोजर को ये लोग यूज़ करते हैं। मान लो 1 ड्रम में 50 लीटर स्लरी डाल रखी है, उसके अंदर बाकी का वेस्ट डिकम्पोजर डाल दिया। ये लाइन में देख सकते हैं हम कुछ एक ड्रम रख रखे हैं, इन ड्रमों में अलग अलग कर दिया कि जो पहला ड्रम है उसके अंदर मान लो वेस्ट डिकम्पोजर के साथ 5 लीटर लस्सी भी ऐड कर दी है। दूसरे ड्रम के अंदर, तीसरे ड्रम के अंदर, ये तैयार कर करके ऐसे डिकम्पोजर और स्लरी को 1 हफ्ते तक छोड़ते हैं। इसमें क्या रहता है कि अगर स्लरी में किसी भी तरह का फंगस वगैरह है तो एक तो उसको कंट्रोल कर लेता है। वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर भी हमारी मित्र फंगस होती है, और दूसरा जो वेस्ट डिकम्पोजर में जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया उस स्लरी के अंदर मल्टीप्लाई होके गुड़ के साथ में, और उनकी तादाद करोड़ों में, अरबों में चली जाती है, और वो इस फील्ड पे जाके काम करते हैं। ऑर्गेनिक फार्म सूक्ष्म जीवों की खेती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ लेके आ गए, घर के वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आप अपने फील्ड पे ले आए, उसका प्रयोग कर लिया, आपका ऑल इन वन सोल्यूशन वहीं हो जाता है। 17 टाइप ऑफ प्रोटीन्स और न्यूट्रिशंस की हमारे प्लांट को ज़रूरत पड़ती है, उन सब चीज़ों की पूर्ति हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो कर देते हैं। और साइंटिफिक तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट की लैब हो तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, अगर कोई कोऑपरेट करे तो टाइम टू टाइम टेस्ट करके कि भी जो हम खाद बना रहे हैं, जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें किन किन चीज़ों की कितनी कितनी पूर्ति हो सकती है। लेकिन जो आमतौर पे किसान वाली भाषा होती है उसमें अगर बात की जाए ना तो ये एक संपूर्ण कामयाब फील्ड है। इस फील्ड को देखने के बाद आप किसी भी चीज़ की कमी की बारे में नहीं कह सकते कि भी इसमें इस चीज़ की कमी रही है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी चल रही हैं, नई कीट नियंत्रण पे कोई भी समस्या आ रही है। नहीं तो ये बोला जाता है भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जब स्टार्ट करते हैं तो पहले साल कीटों पे कंट्रोल नहीं कर पाते फार्मर, दूसरे साल कुछ हद तक कर पाते हैं, और तीसरे साल में कामयाब हो पाते हैं। इतनी समस्या रहती कीटों की। लेकिन यहाँ पे मित्र कीट इतने हैं कि शत्रु कीटों की समस्या ही नहीं आती है। और ये जो एटमॉस्फेयर तैयार किया गया है ना, इसमें छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखा गया है बहुत ही बारीक तरीके से। अब इसकी जो डोज की बात की जाए तो इसका जैसे सेट पैटर्न कर रखा है कि जो स्लरी हमारी तैयार होगी डिकम्पोजर के साथ, उसको बाल्टी में डाल के और डब्बे के साथ प्लांट टू प्लांट दिया जाता है। अब अगर फार्मर मेहनत तो करता नहीं है और ब्लेम कर देता है जी हमने तो की थी जी, डाल दिया था जी, कुछ हुआ नहीं, इसमें अगर बात करें फील्ड में तो इसमें यील्ड 1% भी घटी नहीं है।
जितनी पैदावार ये पेस्टिसाइड डाल के ले सकते थे या फर्टिलाइज़र डाल के ले सकते थे, उससे कहीं ज़्यादा पैदावार इन्होंने इस फील्ड से ली है। और संपूर्ण रूप से इन्होंने अपने चारों तरफ का जो एरिया है, ये किसानों का एरिया है, यहाँ चारों तरफ खेती होती है। और इस खेती के माहौल में रोज़ाना जो है ना लोगों की लाइन लगी रहती है किसानों के अमरजीत जी के पास, सिर्फ ये देखने के लिए कि पहली बार में आपने खेती की, ऑर्गेनिक तरीके से खेती की। जबकि अमरजीत जी बिजनेसमैन हैं, उनकी खुद की शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसके बावजूद भी टाइम निकाल के उन्होंने इसको पहली बार में ऑर्गेनिक कैसे कर लिया, हर एक चीज़ को इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया है, कीट नियंत्रण का भी इतना अच्छा प्रबंध किया है, कोई समस्या नहीं आई है। और पैदावार नॉर्मल खेती के बजाय बढ़ के मिली है। जो इनके और जानकार हैं, सब्जियों का काम करते हैं या फ्रूट्स के बाग लगा रखे हैं, वो लोग भी देखने आते हैं इस चीज़ को कि अमरजीत जी हम तो बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके फार्म को देखते हैं तो हम कामयाब अपने आप को नहीं मानते हैं इस फील्ड को देख के। क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली देखने के बाद खेती करने वाला फार्मर फील्ड को देखते ही समझ जाएगा कि ये फील्ड क्या बोल रही है। तो अजय जी, जैसे आपने बताया कि गोबर की स्लरी डालकर और जिसमें डीकम्पोजर मिला के, लस्सी मिला के जो तैयार होता है मटेरियल, उससे पोषक तत्वों की पूर्ति लगभग हो जाती है जी। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक फार्मर ये कहते हैं कि पैदावार घट जाती है शुरुआत में, वो क्या कारण है? वो कहीं ना कहीं मैं तो मेहनत की कमी मानूंगा जी। भाई हम काम करते हैं, हमारी आदत ऐसी हो रखी है कि वर्किंग आवर हमारे कम हो चुके हैं, और वर्किंग आवर कम होने के कारण अब प्लांट टू प्लांट अगर खाद डालने वाली बात की जाए तो मैक्सिमम फार्मर करते ही नहीं है। उन्होंने तो ये ऐसा चीज़ भी एक बार डाल दिया जी, उसके बाद दोबारा तो फसल में मान लो 6 महीने क्रॉप चलनी है, बोला जी हम 2 बार डाल देंगे, 3 बार डाल देंगे, रिपीट नहीं करेंगे, इतना काम नहीं हुआ खेत के अंदर। सिर्फ एफर्ट की कमी है। अगर वो लोग एफर्ट करें और मेहनत करें तो ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है, कोई भी फार्मर आए जी देख के बताए ना। दूसरा सवाल ये आता है कि बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं जी आप ऑर्गेनिक तरीके से पोषक तत्वों की पूर्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि नाइट्रोजन एनपीके की जो बात आती है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जैसे यूरिया के बैग में और उसमें मिलता है, तो उस तरह से गोबर की खाद या इससे पूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन जैसा ये फील्ड हम देख रहे हैं इसमें कोई कमी नहीं है, तो क्या जैविक तरीके से 17 पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकती है? बहुत आसानी से हो सकती है जी। देखो हमें किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव है सारा का सारा। जो लोग इस बात को चैलेंज करते हैं कि बगैर आप शॉप पे जाए पूर्ति नहीं कर सकता एक फार्मर, उन लोगों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ, अपनी लैब के साथ आएँ, चैलेंज के साथ आएँ। आप हमारे जो खाद हम बनाते हैं उनकी टेस्टिंग करवाइए कि भाई ये जो खाद है, इस खाद में किस चीज़ की कितनी पूर्ति हो पा रही है। हमारी मिट्टी को टेस्ट कीजिए, हमारे पानी को टेस्ट कीजिए, हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट कीजिए, उन चीज़ों को टेस्ट करके बताइए ना, तब तो तर्क वितर्क हो सकता है। अब किसान वाली भाषा में बात करें तो सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल से भी अच्छा चल रहा है। तो इसमें गोबर मतलब उसको अगर अलग अलग तरीके से प्रयोग करें तो जैसे बताया कि गोबर को स्लरी बना के डिकम्पोज करके तैयार करेंगे तो ज़्यादा पोषक, तो कमी जो रह जाती है, जैसे एक तो आपने कहा मेहनत की कमी, यानी कि गोबर या दूसरी चीज़ों को सही तरीके से तैयार करने में भी कमी रह जाती है जिससे कि पैदावार घट जाती है। देखो इस चीज़ में फार्मर ने फील्ड पे क्या कर रखा है, एक्चुअली में क्या होता है कि फार्मर करते कुछ और बताते कुछ हैं। बहुत सारे फार्मरों के साथ मेरा ऐसा हुआ है, देखना हुआ है कि फ़ोन पे तो बता देते हैं अजय जी हमने ये सब तो किया था फिर भी दिक्कत आ गई हमारे, और उनको ये नहीं पता होता। हम कई बार जो है ना औचक निरीक्षण कर लेते हैं, फील्ड पे भी चले जाते हैं। तो जब फील्ड पे गए, जब उनकी मेहनत देखी, उनसे हमने पूछा बताइए जी प्रैक्टिकली आपने कैसे किया, क्या किया है, तो उनके चेहरे पे हेजिटेशन आ जाती है और वो बात ही नहीं कर पाते जी। तो आंखें चुराने वाली जो बात होती है ना, वो कहीं कहीं दर्शाती है कि भाई फार्मर ने मेहनत तो की है, फॉलो भी किया है हमारी इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन न तो प्रॉपर तरीके से किया है और न ही प्रॉपर टाइम पे किया है। आपको अगर न्यूट्रिशन बता रहे हैं कि भाई आपने जितना पानी डालना है, इसके साथ मान लो डिकम्पोजर चलाना है, क्योंकि आप जितनी खाद डाल रहे हैं उसको डिकम्पोज भी करना है। आपके खरपतवार है, खरपतवार को आपने मान लो मल्च कर दिया है ज़मीन के अंदर, तो उसको भी हमने खाद में डिकम्पोज करना है, कन्वर्ट करना है। अब उसमें कुछ डालेंगे नहीं, सब कुछ नेचर के ऊपर ही छोड़ देंगे, तो जो नेचर को हमने इनबैलेंस किया है ना, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना बराबर लेके आने के लिए। उसके बाद तो नेचर काम कर लेगी, ज़मीन काम कर लेगी। अगर सूक्ष्म जीव ज़मीन में भरपूर मात्रा में है तो उसके बाद ये एफर्ट कम होते चले जाएंगे और ज़मीन अपने आप काम करती चली जाएगी। तो आपका निष्कर्ष ये है कि सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से जैविक चीज़ों का प्रयोग करें, खाद का, गोबर की स्लरी का और जैविक पेस्टिसाइड का या जीवामृत, घन जीवामृत। तो जब एक बार बढ़ जाएंगे, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, जीव बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे उनके लिए आसानी इसमें एक मेन बात और है जी, जो सोचने वाली बात है। देखो हम सामान्य प्रकृति के लोग जो सोचते हैं ना, अब मान लो हमने कोई भी बैक्टीरिया ले लिया, कल्चर ले लिया, कोई भी खाद ले ली, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर बात करते हैं। अब मान लो 1 लीटर खाद को हम इस फील्ड पे डालते हैं, उसमें जो जीवाणु है ना, उनका सर्वाइवल रेशो मोर देन 95% रहेगा, क्योंकि ये फील्ड उनके लिए अनुकूल है। लेकिन अगर बात करें विपरीत परिस्थितियों में, जिस खेत के अंदर कपास की, धान की या आपका गन्ने की खेती कर रखी है, वो लोग एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड का करते हैं।
बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं उसके अंदर, फर्टिलाइज़र लेके आते हैं। अब अगर उसी खाद को 1 लीटर को हम उस फील्ड में डालेंगे तो वो जो बैक्टीरिया जो है, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनका सर्वाइवल रेशो लेस देन 5% रहेगा, क्योंकि उनको अनुकूल वातावरण ही नहीं मिला वहाँ पे ऑलरेडी इतना पेस्टिसाइड है कि वो बेचारे जिंदा रह ही नहीं पाते। तो अगर वो फार्मर इस फील्ड से कंपेयर करता है, यूँ बोलता है जी मैंने आपने जैसा बोला था वैसे कर तो दिया लेकिन मेरे हाथ उत्पादन हुआ ही नहीं। अब जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है परिस्थितियाँ समझने में। अब फार्मर इस चीज़ को एग्री करके चले कि भाई आपने पहले जो कंटेंट डाल रखा है उस कंटेंट को रिड्यूस करने में नेचर को टाइम लगेगा, उसके लिए हमें मेहनत बढ़ानी पड़ेगी ताकि उस चीज़ को जल्दी हम रिड्यूस कर सकें। जितना पेस्टिसाइड हमने डाल रखा है, जितना जहर हमने डाल रखा है, मैक्सिमम फार्मर तो दुकान पे जब जाते हैं खाद बीज वाली दुकान पे, तो यही नहीं पता उनको लेके क्या आना। वो यूँ बोलते हैं जी नरमा की खेती है, एक स्प्रे कर दिया दूसरा दे दो। अब वो दुकानदार की मर्जी है दूसरा कौन सा देता है, बोला बाबू जी ये अच्छा है आप ये ले जाओ, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो फार्मर को तो पता ही नहीं है ना उसके अंदर क्या डाल रखा है, और नहीं उसको नाम से मतलब, उसको तो मतलब ये है कि भाई दुकानदार ने दे दिया, अच्छा बता दिया, इसको यूज़ कर लेंगे। तीसरा स्प्रे आएगा तो जाके बताते हैं 2 स्प्रे कर दिए हैं, अब कौन सा करना, तो बोलेंगे तीसरा कर दो, अब चौथा कर दो। तो हमारे जो फार्मर हैं, खासकर मेरी अपील उनके युवा पीढ़ी से है, जो बच्चे हैं, जो शिक्षित हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन कर रखी, पढ़ाई कर रखी है, तो वो थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रयोग करें कि भाई एक दुकानदार ने बोल दिया, कंपनी ने प्रोडक्ट दे दिया, हम उस पर आँख बंद करके विश्वास क्यों करें। क्यों ना हम प्राकृतिक तरीके से, जो 1960 से पहले जो खेती होती थी उस टाइम तो कोई भी पेस्टिसाइड नहीं था जी, कोई भी तरह की खाद नहीं आती थी, कोई भी फंगिसाइड नहीं आते थे, कोई भी दवाइयाँ मिलती ही नहीं थी। यूरिया बड़े धक्के से डाला जाता था, हमारे फार्मर तो खेत में जाने नहीं दिया करते। तो उस टाइम जो सरकारी अधिकारी होते थे वो रात को आया करते, जिस खेत में पानी दे रखा है उस खेत में यूरिया फेंक के चले जाया करते रात को। तो ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर थोपा गया था। जब फसल की पैदावार निकलती थी तब उस फार्मर को बताते थे अधिकारी भी आपके खेत में हमने 1 बार यूरिया डाला है, 2 बार डाला है, तब आपकी पैदावार अच्छी। इस तरह से हमारे फार्मर को तो यूरिया पे, DAP पे लाया गया है ज़बरदस्ती, क्योंकि उस टाइम पे अनाज की किल्लत थी, पैदावार ज़्यादा चाहिए थी। अब ऐसा नहीं है, हमारे पास साधन है, हम सक्षम हैं, पैदावार के भी चरम पे खड़े हम। तो अब उस चरम को मेंटेन करने के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो युवा पीढ़ी जॉब की तरफ भाग रहा है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग उनके लिए एक ऑप्शन है। कहीं भी जाने के बजाय, जॉब करने के बजाय वो खेती करें, साइंटिफिक तरीके से करें। मैं ये नहीं कहता कि 1960 से पहले करते थे वैसे ही कर लो, लेकिन आप उस चीज़ को सोचो और समझो कि भाई अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। आप अगर एकदम से सारी फील्ड पे नहीं कर सकते, एक छोटा सा पार्ट तो सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकें। अगर हमारा हर एक युवा एक्सपेरिमेंट करने लग जाएगा तो हमारी तो मुहिम कामयाब हो जाएगी। हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं, हमारा मकसद ट्रेनिंग देने का यही है कि हम समाज को जहर मुक्त कर सकें और हमारे युवा को खेती की तरफ आकर्षित कर सकें, ताकि उनको ये न रहे कि भी अगर हमारे को खेती करनी पड़ेगी तो ये लास्ट ऑप्शन है कि भी अगर कुछ भी करने को नहीं मिला तो खेती करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसे डॉक्टर अजय बोहरा जी ने बताया कि यदि साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो डाली जाएं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में पैदावार नहीं घटती है, अच्छा उत्पाद तैयार होता है और खर्चा तो घटता ही है। तो हमारी इस मुहिम से जुड़ने के लिए टेक्निकल फार्मिंग चैनल से जुड़े रहिए, ताकि किसानों का भला हो सके और आपको भी शुद्ध उत्पाद मिल सके। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।